नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बीते 11 वर्ष किसान कल्याण की दिशा में रहे बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक। पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दूसरी योजनाओं से किसानों को हुआ बहुत फायदा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को तेलंगाना में किसानों से किया संवाद। कहा, हम किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में लगातार कर रहे हैं चर्चा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान बन सकते हैं बिजली उत्पादक। योजना से किसानों को दिन में उपलब्ध कराई जा सकेगी सस्ती बिजली। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। तो किसान समाचार में सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की। देखिए हमारी खास कवरेज। बीते 11 वर्ष गरीब कल्याण, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए अभूतपूर्व कदमों को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निरंतर प्रयासों से और ठोस नीतियों से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। किसान कल्याण की दिशा में भी मोदी सरकार के कदम बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कदम भी बीते 11 वर्ष की बड़ी उपलब्धि है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के दौरान सरकार ने गरीबों की सेवा और वंचितों के सम्मान पर जोर दिया। पिछले 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। इसमें 55.22 करोड़ जनधन खातों का खोला जाना, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में शामिल होना, 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पहुंचाना, 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का बनना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घरों का बनाया जाना, 43.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करना और 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना से एलपीजी कनेक्शन का मिलना शामिल है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो, सस्ता इलाज हो, सस्ती दवाएं हो, सस्ता मोबाइल बिल हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। एलईडी बल्ब की जो क्रांति हम लेकर आए हैं, इससे घर घर में बिजली का बिल कम हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखा और समावेशी शासन को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से उद्यमिता से सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया। इन योजनाओं से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिला। पिछले 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान पीएम मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रदान करती है। कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक वृद्धि को लगातार जारी रखा। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं
कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में पहले की तुलना में 20 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। सरकार के प्रयासों से ही दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना है। भारत का विकास देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन का 68% या 14.72 लाख करोड़ रुपए के 35.8 करोड़ लोन महिला उद्यमियों को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को घर का मालिक बनाया गया। पीएम के निर्णायक फैसले से ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुरीति के दंश से छुटकारा मिला। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अब महिलाएं विकास में वास्तविक भागीदार हैं। आज ये महिला विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। केंद्र की एनडीए सरकार को सत्ता में आए 11 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा कई जनहित योजनाएं लाई गई। इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, जिसका लाभ देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोग भी उठा रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल का वक्त पूरा हो रहा है और इस बीच बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा देश कल्याण गरीब तबके निम्न वर्ग के लिए चलाई गई है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 2.0 वर्जन जो है वो चल रहा है और इसके तहत प्रधानमंत्री का सपना है कि इसमें 2,95,00,000 आवास जो है वो लोगों को बनाकर आवंटित किए जाए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी 11 सालों में अब तक 1,06,000 के करीब मकान जो है इस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं और 2.0 के तहत अब तक 2,17,000 के करीब आवेदन जो है वो 2024-25 में प्राप्त हुए हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने लोगों को अपना खुद का आशियाना तैयार करने का सपना साकार करने का मौका दिया और आज देश भर में करोड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत भारत के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को उनके सपनों का आशियाना मुहैया करवाने के उद्देश्य से की गई थी और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक पिछले 11 वर्षों में 1,06,000 आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें से 96,268 ग्रामीण क्षेत्रों में और 10,000 के करीब शहरी क्षेत्रों में आवंटन हुए हैं। इसके साथ ही आवास योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में अब तक कुल 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं पूरे देश में साल 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें करीब 2,95,00,000 से ज्यादा आवास प्रदान किया जाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त निदेशक सोनिया ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं और हिमाचल में भी बढ़ चढ़कर लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के क्षेत्रों में अपना आवास बनाने के लिए मदद दी जाती है, जिसमें प्रदेश में अभी तक लगभग 1,06,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें से 96,000 के करीब लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर का सपना पूरा कर चुके हैं और लगभग 10,000 लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इसमें जो मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख के करीब है और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि मकान बनाने की लागत ज्यादा है इसलिए शहरी क्षेत्रों में ये आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने भी इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपना आशियाना तैयार करने में मदद मिली है। हमें प्रधानमंत्री जी आवास योजना का बहुत लाभ हुआ है। विनती करूंगी कि जिसका भी अपना घर बनाने का सपना है वो इसको आवास योजना लेकर उसको साकार करे और हमारे को प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये योजना चलाई और गरीबों को बहुत सहायता दी है इसको चला के। हमने जो मकान अपना बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया है। हमारे पास पैसा ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद की, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक आवेदक के पास पहले से किसी भी तरह का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के आवेदक की आय सालाना 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना देश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हर किसी का सपना होता है एक घर का, एक मकान का, एक छत का, और उसी सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना नए आयाम लिख रही है। करोड़ों लोग आज अपने आशियाने में रह रहे हैं बतौर इस योजना के। हिमाचल प्रदेश में भी काफी लाभार्थी है जिन्होंने इस योजना के तहत अपने पक्के मकान बनाए हैं और आज अपने आशियाने में रहकर अपना सपना जी रहे हैं। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। तो ये थी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हमारी खास कवरेज। उनतीस मई से शुरू हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना में थे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया तो मोदी सरकार द्वारा खेती किसानी के लिए किए जा रहे कामों को विस्तार से रखा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांवों में किसानों के बीच जाकर खेती पर चर्चा कर रहे हैं और परंपरागत खेती के साथ तकनीक को जोड़कर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने आज हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान IIMR परिसर में पौधा भी लगाया। किसानों की आय दोगुना करने, किसानों को आधुनिक कृषि रिवाजों से जोड़ने के तहत केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान की ऐतिहासिक पहल धरातल पर है। 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर खेत में ही किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसी पहल के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले मनसनपल्ली गांव में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया और कहा, खेती में जबरदस्त प्रगति हुई है। हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य यही है कि हर किसान उन्नत खेती करे और कम लागत में अधिक उत्पादन हो। किसानों को हो रही समस्या के बारे में हम लगातार चर्चा और समाधान कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से किसान को कौन सी फसल ठीक रहेगी, कौन सा बीज ठीक है, सीड की कौन सी वैरायटी ठीक है, ये साइंटिस्ट जाके बताएं, चर्चा करें किसानों से। जहां जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोशिश करेगी कि आपकी तकलीफें दूर हो, परेशानियां कम हो और आप मुनाफा ज्यादा कमाएं। कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किसान चौपाल में किसानों से संवाद किया। मनसनपल्ली गांव में शिवराज सिंह ने किसानों से संवाद कर उनके अनुभव भी जाने। शिवराज सिंह ने कहा कि कई तरह के नवाचारों द्वारा किसान न केवल स्वयं समृद्ध हो रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रहे हैं। खेती में अभिनव उन्नति हुई है, जबरदस्त प्रगति हुई है। उनके कार्यकाल में 44% से ज्यादा कृषि का उत्पादन बढ़ा है। कई नवाचार हो रहे हैं, जैसे हमने यहीं अभिलाष के खेत में देखा, ये नर्सरी लगा रहे हैं और नर्सरी लगा के प्लांट तैयार करके किसानों को बेच रहे हैं और 1.5 करोड़ रुपया सालाना कमा रहे हैं। कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राम सुब्बा रेड्डी से मुलाकात की, जो दिल्ली से नौकरी छोड़कर आए और अब तेलंगाना में श्री अन्न यानी कि मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान IIMR परिसर में पौधा भी रोपा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह थी विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ी खबरें। फसलों की उत्पादन लागत कम करने के साथ ही किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शुरू की गई है। सरकार अब छोटे निवेशकों के साथ ही किसानों को भी बिजली उत्पादन का अवसर मुहैया कराने जा रही है। छोटे निवेशकों के साथ किसान सौर ऊर्जा अभियान में सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना में निवेश करके बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेकर किसान सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादक बन सकते हैं। योजना में विद्युत सब स्टेशन की 100% क्षमता तक की सौर परियोजनाओं को स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस योजना से वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे। शासन के साथ 25 वर्षों तक का विद्युत क्रय अनुबंध किया जाएगा। योजना से किसानों को दिन में भी सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का उद्देश्य कृषि लोड का दिन में प्रबंधन कर किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। योजना से सीधे 11 किलोवोल्ट साइट पर बिजली देने से सब स्टेशन के सभी फीडरों को दिन में एक साथ बिजली दी जा सकेगी। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट वहां लागू है। इसी तहत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आरएमएस 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल एमएसपी भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 LMT, हरियाणा से 56.67 LMT, मध्य प्रदेश से 67.57 LMT, राजस्थान से 11.44 LMT और उत्तर प्रदेश से 7.55 LMT गेहूं की खरीद हुई है। वहीं पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। शंकर सिद्धू इनने सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा जैक फ्रूट का प्लांट तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन जबरदस्त है। IHR ने इनको सहयोग किया है, सलाह दी है, गाइड किया है और अब ये दोनों वैरायटी जैक फ्रूट की अब धूम मचा रही है, न केवल कर्नाटक में बल्कि देश में भी। इस नवाचार के लिए मैं शंकर जी को और सिद्धू जी को बहुत बधाई देता हूं और सभी किसानों से मेरा आग्रह ये है कि अब केवल ट्रेडिशनल फसल नहीं, हम फूलों फलों और सब्जियों की तरफ भी बढ़ें। अनेकों तरीके हैं, अनेकों उपाय हैं खेती में लाभ बढ़ाने के। आप भी डाइवर्सिफिकेशन करके उस दिशा में आगे बढ़ें। और इसी क्रम में अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की नर्सरी बोने का काम जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई का काम भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कद्दू वर्गीय फसलों को सहारा देने का काम करें। यहाँ के ऊपरी पहाड़ी मध्यम नमी वाले इलाके में मक्का, रागी और कंगनी की बुवाई करते रहें। भिंडी या सेम की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करना उचित रहेगा। इससे पौधों की जड़ों के आसपास फालतू पानी निकालने में मदद मिलती है और जल भराव की समस्या को कम किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसान प्याज और लहसुन की खुदाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की नर्सरी में सिंचाई करें। ज्यादा तापमान वाले इलाकों में नर्सरी को पुआल या सूखी घास से ढककर नमी की हानि को रोकने का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में मक्का की बुवाई करें। यहाँ के किसान सब्जियों की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाके में मिर्च और मक्का के भुट्टों की तुड़ाई करें। यहाँ के किसान धान की नर्सरी, बैंगन और अगेती अरहर की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई भी की जा सकती है। गन्ने की फसल में सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में मक्का की बुवाई और धान, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन और गोभी की रोपाई करें। रागी, सोयाबीन, कुल्थी और अन्य दलहनी फसलों की बुवाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है।
पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार की हर उपलब्धियों को जनता तक ले जाने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। आज भी एनडीए सरकार में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मतदाता सूचियों को प्रतिभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। उन्होंने लिखा कि इस वार्षिक अभ्यास के दौरान मतदाता सूची को कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निःशुल्क साझा किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में फिलहाल मेघालय पुलिस को सोनम की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पटना पहुंची सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ की गई। किसान समाचार में खबरों के लिए आज इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।